मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये कहना है चाइना का। न्यूजीलैंड के साथ आखिरकार ऐसा क्या किया है चाइना ने? तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली राजदूत ने क्यों कहा कि भारत हम लोगों की तरह बन जाएगा, और किस हथियार को लेकर इन्होंने कहा कि भारत को इसे खरीदना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 3 चीनी नौसेना की जहाज जियांगकाई श्रेणी का फ्रिगेट हुएंग्यांग, रेनयाई श्रेणी का क्रूजर जुनई और फूची श्रेणी का आपूर्ति जहाज वेई शानहू ये तस्मान सागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास बिना चेतावनी के गोलीबारी अभ्यास किया। न्यूजीलैंड के अधिकारियों को संदेह है कि इस टास्क फोर्स के साथ एक परमाणु संचालित पनडुब्बी भी हो सकती है, जो इसे और खतरनाक बनाती है। इन जहाजों ने ऑस्ट्रेलिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश किया, बिना पर्याप्त सूचना के लाइव फायर अभ्यास किया, जिससे वाणिज्यिक उड़ानों को अपने रास्ते बदलने पड़े। न्यूजीलैंड की रॉयल नौसेना ने अपने एनजेक श्रेणी के फ्रिगेट HMNZS के ताहा और समुद्री आपूर्ति जहाज एस्टोय ओरा के साथ इन जहाजों की निगरानी शुरू की, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों के साथ समन्वय भी शामिल है। न्यूजीलैंड की रक्षा मंत्री जूडिथ कॉलिंस ने कहा कि ये अभ्यास क्षेत्र में बढ़ती जियोपॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा का संकेत है और न्यूजीलैंड को अपनी रक्षा क्षमता बढ़ानी होगी। चीन ने इस अभ्यास को सामान्य प्रशिक्षण बताया, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इसे कम सूचना देने के कारण चिंताजनक बताया है। ये घटना न्यूजीलैंड के परमाणु मुक्त नीति को भी चुनौती देती है, क्योंकि परमाणु पनडुब्बी की संभावना इसे और जटिल बना देती है। एक ऐतिहासिक उदाहरण है 1984-85 में न्यूजीलैंड और अमेरिका के बीच अंजुस संधि का विवाद। 1951 में हस्तांतरित अंजुस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका सुरक्षा संधि ने प्रशांत क्षेत्र में इन देशों की सुरक्षा को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिकी सुरक्षा नीति, इसने प्रशांत क्षेत्र में इन देशों की सुरक्षा को मजबूत करने का वादा किया था। लेकिन 1984 में न्यूजीलैंड की लेबर सरकार, जिनके प्रधानमंत्री डेविड लैंग थे, उन्होंने अपनी परमाणु मुक्त नीति को लागू करते हुए अमेरिकी जहाज को अपने बंदरगाह में प्रवेश करने से मना कर दिया था। ये जहाज संभवतः परमाणु हथियारों से लैस था और न्यूजीलैंड इसे अपनी नीति के खिलाफ मान रहा था। अमेरिका ने इसे अस्वीकार कर दिया और न्यूजीलैंड के साथ खुले सैन्य और खुफिया संबंध तोड़ दिए। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज शूल्स ने कहा कि अमेरिका अब न्यूजीलैंड की सुरक्षा गारंटी का सम्मान नहीं करेगा। हालांकि अंजुस संधि औपचारिक रूप से खत्म नहीं हुई। ये विवाद न्यूजीलैंड की परमाणु मुक्त पहचान को मजबूत करने वाला साबित हुआ, लेकिन इसने इसके पारंपरिक सहयोगियों के साथ संबंधों को तनाव में डाल दिया। उस समय न्यूजीलैंड ने परमाणु संचालित या हथियार बंद जहाजों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था और आज चीनी पनडुब्बियों की संभावना फिर से उसकी परमाणु मुक्त नीति को चुनौती दे रही है। दोनों ही मामलों में विदेशी सैन्य उपस्थिति ने न्यूजीलैंड में चिंता और नीतिगत बहस को जन्म दिया है। ये घटना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक वेकअप कॉल बन गई। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि वे इस चीनी बेड़े की गतिविधियों को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव को दिखलाता है। न्यूजीलैंड, जो लंबे समय से अपने भौगोलिक दूरी के कारण सुरक्षित महसूस करता था, अब इस धारणा को बदलते हुए देख रहा है। कॉलिंस ने इसे समुद्र तल खनन और संसाधन प्रतिस्पर्धा से भी जोड़ा, जैसे कि चीन और कुक आइलैंड के बीच में हालिया समझौते। ये स्थिति न्यूजीलैंड को अपनी रक्षा नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। ऑकुस गठबंधन के साथ करीबी संबंध बन सकता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं चाइना का कहना है कि हमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय जल में हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रथाओं के हिसाब से हुआ है। इन्होंने कहा कि हमने पहले ही सूचना दे दी थी। ये नोटिस अभ्यास आकार और प्रकृति के हिसाब से उचित था। इन्होंने कहा कि इससे ऑस्ट्रेलिया को कोई खतरा नहीं था। अब जिस तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है, चीनी राजदूत ने सीधे सीधे माफी मांगने से इनकार कर दिया है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में जो इजराइल के राजदूत हैं, उन्होंने कई तरह की बातें कही है और इसी क्रम में इन्होंने भारत को एक उदाहरण भी दिया है। इजराइल के राजदूत रूवेन अजर ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा है कि F-35 लड़ाकू विमान, जो एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ जेट है, इसने मध्य पूर्व के आसमान में इजराइल की वायुसेना को श्रेष्ठता दिलाई। उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले से ही F-35 के कई स्क्वाड्रन हैं। वे मध्य पूर्व में इजराइल की वायु शक्ति
को मजबूत करने में बहुत प्रभावी साबित हुए हैं। अगर भारत भी इन्हें हासिल कर लेता है तो निश्चित रूप से ये भारतीय वायुसेना को ऐसी ही बढ़त दिखाएगा। ये बयान उस समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाशिंगटन में मुलाकात के बाद भारत को F-35 की बिक्री के संकेत दिया था। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भारत के साथ सैन्य बिक्री को अरबों डॉलर तक बढ़ाएगा, जिसमें F-35 स्टील्थ जेट भी शामिल है। अज़ार ने एडवांस सैन्य तकनीक के महत्व पर जोर दिया और कहा कि यह दुश्मन पर बढ़त बनाने में मदद करती है। ये प्रस्ताव भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर हो सकता है क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास अभी स्टील्थ लड़ाकू विमान नहीं है, जबकि इसके पड़ोसी देशों जैसे चीन के पास J-20 और पाकिस्तान के पास भविष्य में चीनी स्टील्थ जेट होने की संभावना है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी औपचारिक पेशकश में तब्दील नहीं हुआ है। भारत इसे अपने स्वदेशी एमका परियोजना की तरह ही ले चल रहा है। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक उदाहरण है 1980 के दशक में भारत द्वारा फ्रांस से मिराज की खरीद। उस समय भारत को अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे के नजर भारत ने इसे खरीदा था। F-35 एक स्टील तो बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है, हवा से जमीन पर हमले में सक्षम है। इजराइल का इस्तेमाल मध्य पूर्व में अपने अभियानों में किया है, जैसे कि सीरिया, लेबनान में गुप्त हमलों में। अज़ार का समर्थन इस बात को दिखलाता है कि ये जेट भारत को टेक्निकल तौर पर मदद कर सकता है। हालांकि चुनौतियां हैं। F-35 की प्रति यूनिट कीमत $80 मिलियन है। इसके रख रखाव संचालन भी बहुत अधिक है और भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे जाल कहा है। उन्होंने कहा कि एमका प्रोजेक्ट की लागत को बढ़ा सकता है, जिसमें पहले से ही 15,000 करोड़ रुपए निवेश किए जा चुके हैं और शायद अमेरिका भारत से रूसी S-400 सिस्टम को छोड़ने की मांग करे, जैसा उन्होंने तुर्की के साथ किया है। अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है, वहीं इन्होंने एक आध और बातें कही, जिसमें उन्होंने भारतीय पीएम को लेकर कहा कि हम दोनों देश एक दूसरे की उपलब्धि को बड़े सम्मान से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करता है। इजराइल के भारत में राजदूत ने उनकी नीतियों के दीवाने हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर एक उभरती शक्ति बन चुका है। राजदूत अज़ार ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि हम भारत की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारी दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 7 अक्टूबर के बाद से पहले हमें कॉल किया, हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहे। भारत और इजराइल के विचार काफी हद तक मिलते जुलते रहे हैं। यही कारण है कि आने वाले सालों में हम कई और बड़े कार्य एक साथ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत इजराइल के लिए सिर्फ एक व्यापारिक भागीदार ही नहीं, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला का एक अहम हिस्सा भी बन रहा है। राजदूत अज़ार के अनुसार भारत इजराइल साझेदारी को प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा समर्थन प्राप्त है। दोनों नेता उद्यमिता, स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और सुधारों में विश्वास रखते हैं। उन्होंने रक्षा, सिंचाई, जल प्रबंधन और अब हाईटेक और नवाचार में सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। इन्होंने कहा कि भारत और इजराइल दोनों मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। वहीं सऊदी इजराइल के साथ भारत क्रिटिकल मिनरल्स की डील भी तय कर रहा है और आने वाले समय में सचमुच में भारत और इजराइल बड़े बड़े काम करने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।